इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ धातुएं हैं, Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg ऐसे आदि। और ये जो धातुएं हैं, मैंने इनका एक जो इलेक्ट्रोड अर्ध अवक्रिया लिखी है, यानी ये अपचयन की अवक्रिया है। Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यानी क्या है, ये अपचयन की अवक्रिया है। उसके बाद लिखे यहाँ पर मैंने मानक अपचयन विभव। चूंकि अपचयन की अवक्रिया तो इनके जो इलेक्ट्रोड विभव होंगे वो मानक अपचयन विभव होंगे। तो ऐसे करके अलग अलग धातुओं के हमने मानक अपचयन विभव को क्रम से लिखा है। ऊपर वाला माइनस के 3.04 है, नीचे वाला माइनस के 2.94 है, उससे नीचे माइनस के 2.90। यानी हम गौर से देखें तो ऊपर वाला मान सबसे कम है क्योंकि अधिक ऋणात्मक है। नीचे आते हैं तो देख रहे हैं कि इनके मान बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ आते आते देखा ये सब माइनस के हैं, लेकिन नीचे यहाँ पर आई तो ये 0 हो गया। यानी ये हाइड्रोजन का है मानक अपचयन विभव 0, जो कि हमने माना था। इससे नीचे आ रहे हैं तो फिर अब ये मान प्लस के होते जा रहे हैं, यानी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ क्या किया कि हमने धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो एक सीरीज हमें प्राप्त हुई। इस सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर Li है, फिर K है, फिर Ba है, फिर Sr है, फिर Ca है, Na है। हालांकि और भी धातुएं होती हैं, इनके बीच में होती हैं, कुछ इनसे आगे भी होती हैं, लेकिन ये मैंने कुछ प्रमुख धातुएं ली हैं जिनका हमें उपयोग करना है। सबसे जो कम मानक अपचयन विभव है वो होता है लिथियम का, और सबसे अधिक होता है श्रेणी फ्लोरीन का, प्लस के 2.87। तो अब आता है कि आखिर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग क्या है। तो इसके अनेक उपयोग हैं। जैसे इस सीरीज में जो धातु जितनी ज़्यादा ऊपर होगी वह धातु उतनी ज़्यादा सक्रिय होती है, क्रियाशील होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें, यदि मैं यहाँ Ca लूँ और ऊपर मैंने Li लिया है, तो चूंकि Ca नीचे है, Li ऊपर है, तो यानी Ca से Li ज़्यादा क्रियाशील धातु होगी। यानी Li इज मोर एक्टिव देन Ca। यानी जिस धातु का मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा कम होगा, अधिक जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा, वह धातु उतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है। हम नीचे आएंगे देखेंगे तो नीचे कॉपर है, आयरन है, मरकरी है, चांदी है, प्लेटिनम है, और आगे जाते हैं सोना है। तो इन धातुओं के जो मानक अपचयन विभव देख रहे हैं वो कैसे हैं, प्लस के हैं, ज़्यादा हैं। यही रीजन है कि ये धातुएं कम सक्रिय होती हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भी समझें कि जो श्रेणी में ऊपर वाली धातु है उसके अंदर ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति होती है, और नीचे वाली धातु में अपचयन होने की प्रवृत्ति होती है। सपोज करिए, मान लीजिए दो धातु में ऐसे ले लूँ, यहाँ पे एक मैंने Zn लिया है, एक मैंने यहाँ कॉपर लिया है। तो चूंकि जिंक ऊपर है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर नीचे है, इसका अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। यानी ऑक्सीकरण का मतलब हो गया उसकी अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर। तो यदि हम सीरीज में ऊपर की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उन धातुओं की अपचायक क्षमता बढ़ती है। यदि मैं 4 धातु लूँ, 1 2 3 4, मैं पूछूँ इनकी अपचायक क्षमता कैसे बढ़ेगी। सबसे कम Mg की होगी, उसके बाद Na की होगी, उससे ऊपर Ca की, उससे ऊपर Sr की। यानी ऊपर की ओर जाएंगे तो इनकी अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। लेकिन ऑक्सीकारक क्षमता की बात करें
तो नीचे की ओर आने पर ऑक्सीकारक क्षमताएं बढ़ती हैं। मैंने एरो लगा के लिख दिया इधर। अब प्रश्न आता है कि हम इनको याद कैसे करें, इस सीरीज को, कि ऊपर कौन सी धातु है, नीचे कौन सी धातु है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैंने तरीका बनाया है, उससे हम इस सीरीज को याद कर सकते हैं। लक वे से कौन नहीं मरा। ल से हम Li ले सकते हैं, क से के पोटेशियम, बे से बेरियम, से Sr, कौन सी हो गया, एन नहीं में Na, मरा Mg। एलोवेरा का मंजन को फिराकर कौन नहीं सोया। ऐसे करके हम इस सीरीज को याद भी कर सकते हैं। अब लेते हैं इस सीरीज के कुछ उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला इसका यूज है कि धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। जैसे कि मैंने बताया कि इस सीरीज में जो धातु जितना ज़्यादा ऊपर होगी वह उतनी ज़्यादा धन विद्युतीय होगी, यानी उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है, यानी ऊपर वाली धातु का धन विद्युतीय लक्षण ज़्यादा होता है। धन विद्युतीय लक्षण का मतलब होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ज़्यादा होती है। मैं बात करूँ Ca और Ba में, दोनों में कंपैरिजन करूँ तो Ca के कंपैरिजन में Ba के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी Ca से Ba की धन विद्युतीय प्रकृति ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का नियम क्या हो गया कि इस श्रेणी में ऊपर की ओर जाने पर धातुओं की धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती जाती है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है जितना हम ऊपर जाएंगे उतना वो इंक्रीज होता जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि 4 धातुएं हैं जिनके हमें मानक अपचयन विभव दिए हैं। ए का है 0.80, बी का -के 0.76, सी का -के 1.66 और अंत में डी का 0.34 वोल्ट। हमको बताना है इनकी घटती हुई धन विद्युतीय प्रकृति। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें कि हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लें जितने हमें दिए उनमें से ही। तो ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर सबसे वो लिखते हैं जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये 2 नेगेटिव है। नेगेटिव वालों की वैल्यू कम होती है, उनमें ये -के 0.76 है, जो -के 1.66 है, यानी इन दोनों में सबसे कम हो गया ये वाला सी वाला। तो ऊपर हो गया -के 1.66, उससे नीचे आएगा -के 0.76। ये था हमारा सी और ये था हमारा बी। उससे नीचे और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 0.34, ये हो गया हमारा डी, और नीचे आएंगे लास्ट में ए। ये कितना है 0.80, यानी सीरीज बना ली हमने ऊपर सबसे कम, उससे नीचे आएंगे तो वैल्यू ये बढ़ती जाएंगी। अब उन्होंने पूछा कि घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण के क्रम में लिखो। तो मैंने कहा तो ऊपर तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, तो घटेगा कैसे, नीचे की ओर, यानी सबसे ज्यादा धन विद्युतीय लक्षण हो जाएगा सी का, उससे कम बी, उससे कम डी, उससे कम ए। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला इसका यूज है धातुओं की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने पहले बताया था कि इस सीरीज में जो मेटल जितना ज़्यादा ऊपर होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे आते आएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। इसी को आधार मानते हुए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसमें ए बी सी डी इनके क्या दिए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल यानी मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं।
हमें बताना है कि इनको घटती हुई सक्रियता क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले वो लिखना है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव कौन सा हुआ? जो श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। ऊपर कौन सा होगा? तो बनाना जरा श्रेणी पहले। ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, लेकिन ये दो माइनस के हैं, यानी सबसे कम इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी कौन सा होगा? डी होगा। तो यानी डी सबसे ऊपर आ गया माइनस के 1.36, उसके बाद आएगा बी माइनस के 0.54, उसके बाद इन दोनों में से कौन सा आएगा? सी आएगा। सी है प्लस के 0.14, फिर आएगा ए 0.40। तो ये मैंने एक इन चारों की सीरीज बना ली, और सीरीज में देख रहे हैं कि सबसे ऊपर डी है, यानी डी सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। उससे कम सक्रिय बी होगा, उससे कम सक्रिय सी होगा, उससे कम सक्रिय ए होगा। तो कौन सा हो गया? डी सबसे ज़्यादा सक्रिय, बी उससे कम सक्रिय, सी उससे कम सक्रिय, और अंत में ए। ये तो थी धातुओं की क्रियाशीलता, ये इसका दूसरा यूज है। अब देखते हैं इसका तीसरा उपयोग, वो है विस्थापन अवक्रियाएं। तो देखिए विस्थापन अवक्रियाएं दो मैं कराऊंगा आपको। एक कराऊंगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा सॉल्यूशन है इसमें कॉपर सल्फेट का, यानी कॉपर सल्फेट एक लवण है, तो उस सॉल्ट का एक सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। उसमें क्या डाला हमने? एक धातु डाली है Fe, लोहे का टुकड़ा डाला है इसमें। तो ये नियम ये कहता है कि श्रेणी में Fe ऊपर होती है, Cu नीचे होता है। ये मैं दिखा दूंगा आपको, ये देखिए Fe ये रही और Cu ये रहा। Fe ऊपर है, Cu नीचे है। तो चूंकि Fe ऊपर है, Cu नीचे है, तो ये नियम कहता है कि ऊपर वाली धातु को यदि नीचे वाली धातु के लवण के विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा कि लवण में से जो धातु है वो अलग हो जाती है। मतलब जैसे हमने यदि Fe को CuSO4 के विलयन में डाला तो क्या होगा कि ये जो Cu है ये अलग हो जाएगा, यानी अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन में से अलग कर देती है। दूसरा आता है कि हाइड्रो अम्लों से धातु द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन। हाइड्रो अम्ल का मतलब होता है जैसे H2SO4 या HCl, ये हाइड्रो अम्ल हैं, एसिड हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन अम्लों में भी यदि धातु डाल दी जाए तो इसमें से अपने आप हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन क्या सभी धातुओं के डालने पर अम्ल में से हाइड्रोजन गैस निकलती है? जी नहीं, केवल उन धातुओं को ही अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। जैसे मान लो जो हाइड्रोजन है तो इससे ऊपर जो धातुएं हैं इन्हें डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन इनसे नीचे कोई धातु है, कॉपर है, आयरन है, ये वाले, या मरकरी है, या Ag है, ध्यान देंगे जो दूसरा आयरन है ये फेरिक वाला आयरन है, ये फेरस वाला आयरन है। तो नीचे वाली धातुओं को डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। तो प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि क्या सल्फ्यूरिक एसिड में हमने Fe लोहा डाला फेरस वाला, तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, यानी Fe को डाला H2SO4 में तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अर्थात ये क्रिया संभव है, क्योंकि वे धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं तो क्या होगा, उनको अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला आता है, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि कॉमन है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? मैं ऐसे रिएक्शन दिखा रहा हूं। सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारा AgNO3, इसमें क्या डाला हमने? कॉपर डाला, तो विलयन का रंग नीला क्यों होगा? वास्तव में ये इसलिए होगा क्योंकि क्या देखा हमने कि कॉपर जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, किससे? Ag से। तो क्या हुआ, ये कॉपर क्या करेगी, ये सिल्वर को
विस्थापित कर देगी और क्या बन जाएगा, ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाएगी। अब ये जो सिल्वर अलग हुई है और यहाँ बना कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट में क्या होगा, कॉपर में ये Cu धंधु आयन होंगे और Cu धंधु आयन कैसा होता है, नीला। यानी क्यूप्रिक लवण का विलयन बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। पहले क्या था, Cu धनायन नहीं थे इसलिए रंग इसका नीला नहीं था, अब Cu धनायन बन गए इसलिए रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। तो ये थे कुछ इसके क्वेश्चन।